हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं 10th क्लास का। और टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर ये वाला। देखिए, चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे आसपास अवेलेबल वो सारी चीज़ें जिससे हमारी नीड्स पूरी होती है, जो हमारे कुछ ना कुछ काम आती है या हमारी किसी पर्टिकुलर डिमांड को सेटिस्फाई करती है, वो सब कहलाती है रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में जो है वो तीन मेन क्वालिटी यहाँ पे होनी चाहिए, ध्यान रखना। पहला, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब कि उस रिसोर्स को एक्सेस करना पॉसिबल हो। ठीक है, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको पता पड़ा कि भाई आपके घर में जो है वो नीचे की तरफ सोना दबा हुआ है बहुत सारा। अब वो रिसोर्स तो है, लेकिन आपके पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी हेल्प से आप उसको बाहर निकाल सको वहाँ से। तो उस केस में वो आपके लिए रिसोर्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि गोल्ड वहाँ पे दबा हुआ तो है बहुत सारा, लेकिन आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि बाहर निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो आपके पास नहीं है। सेकंड, इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब कि उस रिसोर्स से जो है वो आपकी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए, कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगेन वो एग्जांपल लेते हैं, बात करते हैं गोल्ड वाली। मान लीजिए आपके घर के नीचे गोल्ड दबा हुआ है, पता है आपको। अब आपने उसका अंदाज़ा लगाया और पता पड़ा कि जो गोल्ड दबा हुआ है वो लगभग जो है वो सपोज कीजिए कि भाई 1 करोड़ रुपीज़ का है। और अगर आप उस गोल्ड को वहाँ से बाहर निकालते हो तो आपको गोल्ड को वहाँ से बाहर निकालने में लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब ऐसे में जो सामान है वो तो 1 करोड़ का है, और उसको बाहर निकालने में खर्च कितना हो जाएगा आपका, 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा। उस केस में भी वो आपके रिसोर्स नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिकली कुछ काम का नहीं है वो आपका। आप उस गोल्ड को बाहर निकाल भी लोगे तब भी आपको लॉस ही होगा, क्योंकि आप उसको निकालने में 1 करोड़ 10 लाख रुपीज़ खर्च कर चुके हो, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, ओनली 1 करोड़ है। तीसरी बात यहाँ पे आती है कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट किया जा सके, सोसाइटी में कुछ उसका यूज़ हो। ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका रिसोर्स। रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग वेज। रिसोर्स को जो है वो चार तरह से डिवाइड किया जाता है। पहला है बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब कहाँ से मिला है वो, तो उसके हिसाब से रिसोर्स दो तरह का होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक। दूसरा होता है बेस्ड ऑन एग्जॉस्टेबिलिटी, कि वो कितने लंबे समय तक चलेगा, लास्ट लॉन्ग करेगा। तो रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिसको एक बार मान लो आपने यूज़ किया तो उसको दोबारा बनाना पॉसिबल नहीं होता, और कुछ समय बाद वो अपने आप क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप जो है वो नया रिसोर्स नहीं बना पाओगे और उसको दोबारा इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे, तो वो कहलाते हैं नॉन रीन्यूएबल। और कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनको दोबारा बार बार बनाया जा सकता है, वो कहलाते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है, अगला है बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप के हिसाब से जो है वो रिसोर्सेज चार तरह के होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अगर मेरा पर्सनल रिसोर्स है तो क्या कहलाएगा, वो इंडिविजुअल कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक स्कूटर है, वो मेरा पर्सनल है, मैंने बाय किया उसको, तो वो मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है। ठीक है, दूसरा होता है कम्युनिटी ओन्ड, जैसे कि मान लीजिए आपके समाज के लोगों ने पैसे इकट्ठा किया और कोई बिल्डिंग बनाई कि भाई समाज का कोई फंक्शन होगा उस बिल्डिंग में हो जाएगा, तो वो कहलाएगा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। फिर एक होता है नेशनल रिसोर्स, जिस जिस जो एक तरह से कह सकते हो आपकी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, या कोई ऐसा रिसोर्स है जिसको गवर्नमेंट ने बनाया है लोगों के लिए, तो कहलाएगा नेशनल रिसोर्स। और फाइनली होता है इंटरनेशनल रिसोर्स, जिस पर दुनिया के सभी लोगों का अधिकार रहता है बराबरी से, वो कहलाएगा इंटरनेशनल रिसोर्स। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो तीन तरह का होता है, पोटेंशियल, डेवलप्ड एंड रिजर्व्ड। पोटेंशियल मीन्स ये होता है कि वो रिसोर्स जो कि अवेलेबल तो है पर आपने उसको भी इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं किया। फॉर एग्जांपल आप लोगों में पोटेंशियल है 10th क्लास के अंदर एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने का, पर अभी तक आप लोगों ने वो अचीव नहीं किया है। आप उसकी कोशिश में लगे हुए हो कि आप अपने आप को उस तरह से तैयार करो कि आप अपने पोटेंशियल का अच्छे से इस्तेमाल कर सको। डेवलप्ड स्टॉक वो होता है जिसको ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है, डेवलप किया जा चुका है, ठीक है ना, और उसको करंटली इस्तेमाल में लिया जा रहा है। और रिजर्व्स वो होते हैं जिसको फ्यूचर की नीड्स के लिए हम जो है वो सेव करके रखते हैं। ठीक है,
देखिए बेस्ड ऑन ओरिजिन, जैसे कि बात की अपन ने अभी कि दो तरह का होता है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स कौन से होते हैं? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक। मतलब कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एज ए रिसोर्स आपके लिए काम में आ सकते हैं। जैसे कि पहला बताया इसने ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग। एक टीचर भी आप लोगों के लिए क्या है? रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हो, उससे आपको जो है नॉलेज मिल रही है, तो मैं भी आपके लिए क्या हो गया? एक तरह से रिसोर्स हो गया। ठीक है, इट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। इसके अलावा फ्लोरा और फोना, आसपास के जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर पेड़ पौधे हैं या मान लीजिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जिनसे आप कुछ फ़ायदा मिलता है, जो आपके लिए हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल पेड़ आपको छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हनी बीज जो होती है उनसे आपको शहद मिलता है, तो वो भी आपके लिए क्या है? रिसोर्सेस हैं। इसके अलावा फिशरीज, फिशेस जो है पता ही है आप लोगों को कि फूड के लिए काम में लेते हैं। और इसके अलावा लाइव स्टॉक, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि घोड़ा हो गया या मान लीजिए कैमल है, तो इन कैमल कार्ट में उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल भी हमारे लिए काम आते हैं। गाय से आपको जो है मिल्क मिलता है, एक्सेट्रा। और दूसरा हो जाता है इसके अंदर अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स। ठीक है, चट्टान है या जो मेटल्स हैं, जो मेटल्स मिलती है हमको ज़मीन से, या जो मिनरल्स मिलते हैं माइनिंग करने से, वो सारे क्या कहलाएंगे? अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि आयरन है, जिंक है, तो ये सब हमको जो है वो माइनिंग से मिलते हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या है? रिसोर्सेज हैं, और ये अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेस्ड ऑन ओरिजिन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है बेस्ड ऑन एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी बताया मैंने आपको पहले भी कि कौन सा रिसोर्स जो कितने लंबे समय तक बना रहेगा, उसके आधार पर भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। वो सारे रिसोर्सेज जिनको वापस से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, वो कहलाते हैं रीन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी किसका एग्जांपल है? रीन्यूएबल रिसोर्सेज का। इनको बार बार जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। द रीन्यूएबल रिसोर्सेज मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। ठीक है, तो इनका एक और टाइप होता है कंटिन्यूअस रिसोर्सेज। कंटिन्यूस वो होते हैं जिसको लगातार जो है वो आप एक साइकिल के फॉर्म में डेवलप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने जो है वो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की, घर पे आपके सोलर पैनल लगे हुए हैं, वो प्रोड्यूस किया आपने डे के अंदर और उसको कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम करने के बाद फिर से उसको दोबारा जो है डेवलप किया आपने, तो ये लगातार जो है वो डेवलप करते जाओगे और कंज्यूम करते जाओगे, इसका साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसके अंदर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। These occurs where over a very long geological time, minerals and fossil fuels are example of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossils fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. नेक्स्ट आपका आता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको एक बार ख़त्म कर दिया आपने, फिनिश हो गए, तो उनको दोबारा बनाना पॉसिबल नहीं है। रीज़न ये है कि इनके बनने में हज़ारों सालों का समय लगा है। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ऐसा नहीं हुआ कि कोयला जो है वो 4 दिन में बन गया या 10 दिन में बन गया या 4 साल में बन गया। कोयला या पेट्रोल बनने में हज़ारों सालों का समय लगता है, बहुत ही लंबा टाइम लगता है। और अब अगर मान लीजिए अगर सारा कोयला पेट्रोल आप कंज्यूम कर लोगे, तो इस बेसिस पे फ्यूचर में नया कोल या पेट्रोल बनाना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा है। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज कहलाते हैं आपके नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इनको भी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिनको वापस रिसाइकलिंग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आयरन है, आपने जो है वो आयरन की टेबल्स बनाई, चेयर्स बनाई, कुछ टाइम बाद मान लो ख़राब हो गई, तो आपने उसको मेल्ट करके फिर से आपस जो है नया कोई ऑब्जेक्ट बना लिया। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जिनको वापस से साइकिल किया नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स बताया आपको मैंने, तो फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो रिसाइकिल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब कोयला बर्न करोगे तो कोयला बर्न करने के बाद वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस ऐश से वापस से जो है वो कोयला फॉर्म नहीं किया जा सकता, तो ये नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेस्ड ऑन ऑनरशिप।
देखिए ओनरशिप के बेसिस पे हमने बात की थी कि 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है रिसोर्सेज को, और पहला उसमें होता है आपका इंडिविजुअल रिसोर्स. दीज आर आल्सो ओन privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. Plantation, pasture lands, ponds, water in wells are some example of resource ownership by individual. जो हमारा पर्सनल है, जो हमने खुद के लिए बनाया है या हमने खुद अचीव किया है, वो क्या कहलाएगा? हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएगा. ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में बात ये वाली है. सेकेंड होता है कम्युनिटी ओन्ड. देर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है, विलेज कॉमन्स लाइक ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एक्सेट्रा. गाँव के अंदर जैसे कि घास के मैदान होते हैं जहाँ पे पूरे गाँव के लोगों के जानवर जो चलने जाते हैं, या मान लीजिए शमशान घाट है, वहाँ पे हर गांव के कोई भी पर्सन की डेथ होती है तो उसको वहीं पर जलाया जाएगा. तो कॉमन जगह हो गई सबके लिए. गांव का तालाब है, वहाँ से कोई भी पानी भर सकता है. इसके अलावा पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर एक्सेसिबल टू ऑल द लिविंग पीपल लिविंग देयर. मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रहते हो, उस सोसाइटी में कोई पार्क बना हुआ है, तो पार्क जो है वो उस सोसाइटी के सारे लोगों के लिए है. तो ये एक तरह से कम्युनिटी ओन हो गया. किसी दूसरी सोसाइटी का पर्सन वहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले लोग जो है वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं. तो वो क्या कहलाएगा? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहलाएगा. ठीक है, आगे देखिए इसमें नेक्स्ट टाइप है इसके अंदर नेशनल रिसोर्स. टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन. द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड. जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं कंट्री के अंदर, सारे क्या हैं? एक तरह से नेशनल रिसोर्स कहलाती है, और ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी नेशनल इंटरेस्ट में अपने अंडर में ले सकती है. यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज being constructed on field owned by some individuals. All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic areas up to 12 nautical miles. अगर समुद्र की सीमा की बात करें तो हमारी जो लैंड बॉर्डर है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो सी एरिया होगा वो उस कंट्री से रिलेटेड होता है. ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि लगभग देखिए आपका 22.2 किलोमीटर यहाँ पर हो गया. तो मतलब कि आपके जो लास्ट लैंड पॉइंट है वहाँ से आगे समुद्र के अंदर 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है चारों तरफ का, वो सारा उस कंट्री की जो है वो नेशनल बॉर्डर बनाता है. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज. द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, देखिए जो किसी कंट्री की लैंड बाउंड्री है वहाँ से 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो तो किस में आ गया? उसकी नेशनल बाउंड्री के अंदर आ गया. उसके बाद में जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो आता है इकोनॉमिक जोन के अंदर. और उसके बाद में जो सी एरिया है या ओशन एरिया है वो सारा इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर आता है. उस पर किसी भी एक सिंगल कंट्री का अधिकार नहीं होता है. ठीक है, वो कहलाएगा आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेस. बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि वो सारा एरिया जिस पे जो है वो वर्ल्ड के हर एक कंट्री का बराबर का अधिकार है, किसी एक कंट्री के लिए लिमिटेड नहीं है, वो क्या कहलाता है? इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाएगा. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज जो है वो 4 तरह के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आ गया इसमें पोटेंशियल. पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड. फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. ठीक है, राजस्थान का या गुजरात का जो एरिया है वहाँ पर जो है बताया है कि वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं. मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन अभी तक उस एरिया में जो है दोनों में इतना काम नहीं हुआ है. दोनों ही एरियाज़ में इतना काम यहाँ पर नहीं किया गया है. इसका मतलब पोटेंशियल तो है लेकिन उसको यूज़ नहीं किया गया है अब तक, तो वो कहलाते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज. नेक्स्ट आपका आता है इसमें डेवलप्ड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज विच आर सर्वेड and their quality and quantity have been determined
fertilization, the development of resources depend on technology and level of their feasibility. तो बताया गया है कि मान लीजिए किसी जगह पर कोई रिसोर्स मिला, उस रिसोर्स की वहाँ पर जो है वो मिलने की संभावना है, वो आपने सर्वे कर लिया है और वहाँ से जो है वो रिसोर्स का इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस भी जो है वो आपको मिलने वाला है, ये भी आपने चेक कर लिया है। और अब वहाँ से या तो रिसोर्स को निकाला जा रहा है या निकालने की तैयारी चल रही है टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो वो जो रिसोर्स है वो कहलाएगा डेवलप्ड रिसोर्स। ठीक है। अब थर्ड आता है इसमें आपका स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? Material in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among, for example, water is compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, which can be used as rich source of energy, but we do not have the required technology. तो स्टॉक का मतलब होता है कि स्टॉक एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी हेल्प से हमारी बहुत सारी नीड्स को पूरा किया जा सकता है, लेकिन राइट नाउ हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी हेल्प से जो है हम उसको अचीव कर सकें। जैसे कि हम मान लीजिए एग्जांपल अगर ले यहाँ पे कि वाटर जो है H2O, हम जानते हैं कि अर्थ का 75% वाटर पार्ट जो है लगभग क्या है? पानी है, जो कि ओशन की फॉर्म में है। तो अब वाटर जो है उसका फॉर्मूला होता है H2O। वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस जो है बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी राइट नाउ अवेलेबल नहीं है जिससे हम ओशनिक वाटर से गैसेस को फॉर्म कर सकें। जिस दिन अवेलेबल हो जाएगा, हो सकता है अर्थ पे जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो भी लगातार कहा जाता है कि भाई ऑक्सीजन जो है वो कम है, 20% है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना क्या हो जाए यहाँ पर पॉसिबल हो जाए। ठीक है। तो ये जो चीज़ है क्या कहलाएगी? आपका स्टॉक कहलाएगा, जो अवेलेबल तो है लेकिन आपके पास राइट नाउ टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सेस करने की। और अगला होता है रिजर्व्स। रिजर्व्स आर सबसेट ऑफ द स्टॉक्स विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ, but their use has not been started. This can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Thus, the water in the dams, forest, etc. is a reserve which can be used in the future. तो रिजर्व्स वो होते हैं जो आपने अपने फ्यूचर के लिए छोड़ दिया है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास अभी 5 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आप सारा पैसा जो वो काम में नहीं लेते हैं, आपने 1 करोड़ रुपीज़ काम में लिया और बाकी 4 करोड़ रुपए आपने अपने फ्यूचर के लिए छोड़ दिए कि बाद में जब मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपकी फैमिली बढ़ जाएगी या कुछ आपको नया डेवलपमेंट करना रहेगा, तब आप उसको यूज़ करोगे। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमने डैम्स वगैरह बना रखे हैं, हमने रिवर्स के ऊपर जो है वो हाइड्रो प्लांट्स लगा रखे हैं, लेकिन हम राइट नाउ उनसे उतना जो है वो प्रोडक्शन नहीं करते जितना हम कर सकते हैं, हम उससे कम करते हैं। बाकी हम लोगों ने एज ए रिजर्व वहाँ पर छोड़ रखा है कि फ्यूचर में अगर नीड्स बढ़ जाएगी उस केस में हम जो है वहाँ पर डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो जो फ्यूचर के लिए छोड़ रखा है क्या कहलाएगा? वो हमारा रिजर्व कहलाएगा। ध्यान रहे यहाँ पर जो है वो स्टॉक में और इसमें डिफरेंस है। स्टॉक तो वो होता है कि जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, लेकिन रिजर्व्स में बात यह है कि टेक्नोलॉजी तो है लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, हमने उसको छोड़ रखा है किसके लिए? फ्यूचर के लिए। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक बात आती है कि हम लगातार जो है वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल किए जा रहे हैं बिना सोचे समझे, तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है। ह्यूमन बीइंग यूज्ड रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस लेड टू फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पर है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है। कुछ लोगों के लालच की वजह से लगातार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है, जिससे वो रिसोर्सेज लगातार क्या हो रहे हैं? ख़त्म होते जा रहे हैं। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइड सोसाइटी इन टू सेगमेंट रिच एंड पुअर। जो रिसोर्सेज हैं, कई बार यह होता है, देखने को मिलता है कि जो रिसोर्सेज मिलते हैं उनका जो एक्यूमुलेशन है वो कुछ पावरफुल लोगों के हाथ में चला जाता है। कुछ पावरफुल लोग जो हैं अपनी पावर के दम पे उन जगहों पर, उन प्लेसेस पर कंट्रोल कर लेते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज मिलते हैं। तो ऐसे में अमीर जो है वो और अमीर हो रहा है और जो गरीब लोग हैं उन तक वो रिसोर्स जो है पहुँच नहीं पाते हैं और समाज में जो है वो 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, रिच एंड
पुअर। ठीक है, रिच लोग वो हैं जिनको ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं, और पुअर वो हैं जिन तक रिसोर्स जो है वो पहुँच ही नहीं पाते हैं। तीसरा, indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। रिसोर्सेस का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना और उनका गलत तरीके से यूज़ करना, इससे बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है पैदा होती है, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन। आप जानते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमको बचाती है। अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेस जो है वो अर्थ तक आएगी और हमको नुकसान पहुंचाएगी। एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, ठीक है, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे जो धुआं बनता है, स्मोक बनता है, या जो वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज़ का जिसको हम पानी में मिक्स कर देते हैं, तो उससे जो है वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन, कई बार जो वेस्ट है हम लैंड के अंदर जो है वो डंप कर देते हैं, उससे उस एरिया का जो लैंड है वो ख़राब हो जाएगा, वो एग्रीकल्चर के लायक नहीं बचेगा। ये कहलाता है आपका लैंड डिग्रेडेशन। तो गलत तरीके से रिसोर्सेज का लगातार इस्तेमाल करने से इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर अराइज होती है। ठीक है, अब इन प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जो कहलाता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. If the present trend of resources depletion by few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is component of sustainable development. तो यहाँ पे बात की गई है कि अगर इसी तरह से कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्स जो है वो सिमट जाएंगे, उस केस में जो है वो उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और रिसोर्स जो है वो फ्यूचर के लिए नहीं बचेंगे। तो ऐसे में हमको चाहिए कि हम उन रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल तरीके से करें ताकि सबको उसका फ़ायदा मिले और उसको सस्टेनेबल तरीके से किया जाए। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल उस तरह से किया जाए कि करंट जो नीड है वो नीड पूरी हो जाए और आने वाले फ्यूचर के लिए भी वो रिसोर्स अर्थ पर बने रहें। इस तरह से उनको डेवलप करना कि फ्यूचर की नीड्स के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी वो रिसोर्स बने रहें, ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखिए, इट मीन्स डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये कहता है कि डेवलपमेंट इस तरह से किया जाए कि उसकी वजह से एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, और प्रेजेंट का डेवलपमेंट इस तरह से करना है कि हम फ्यूचर की नीड्स को भी ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि सारा जो है वो रिसोर्सेज आप अभी काम में ले लो तो क्या फ्यूचर के लिए कुछ बचे ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास जो है 5 करोड़ रुपए हैं और सारे आपने अपने ऊपर ही खर्च कर दिए, ऐसे में आपकी आने वाली पीढ़ी के पास कुछ बचा ही नहीं और उनको फिर से जो है वो नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आप उस तरीके से उसका इस्तेमाल करो कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरी हुई, उसके अलावा आपकी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी वो रिसोर्स जो है वो अर्थ पर बना रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आगे आता है कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग किस तरह से की जाती है। तो देखिए, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के 3 जो यहाँ पर मेन पॉइंट्स हैं। पहला इसमें है, हम करते हैं यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री। पहले तो पूरी कंट्री के अंदर जो है वो सर्वेइंग करते हैं, ठीक है, और पता लगाया जाता है कि भाई कौन कौन से पार्ट्स पर रिसोर्स जो है अवेलेबल है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उन सारे पार्ट्स को मार्क किया जाता है जहाँ जहाँ रिसोर्सेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। सेकंड, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। उसके बाद में जो है हम उस तरह से प्लानिंग करते हैं कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल किसी जगह आपको किसी रिसोर्स का पता लग गया कि भाई यहाँ पर जो है वो ये रिसोर्स मिलने वाला है, तो अब उस रिसोर्स को यहाँ से वहाँ से कैसे निकाला जाएगा, कैसे उसको यूज़ किया जाएगा, उसका पूरा एक प्लानिंग तैयार किया जाता है। उस रिसोर्स को निकालने में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी काम में ली जाएगी, टेक्नोलॉजी काम में लेने के बाद
क्या वो रिसोर्स जो है इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारा प्लानिंग कम्प्लीटली किया जाता है, सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। उसके बाद उस रिसोर्स को आपको उस तरह से डेवलप करना है कि उसकी हेल्प से कंट्री का भी डेवलपमेंट जो है वो किया जा सके। कंट्री के लिए जो आपने डेवलपमेंट प्लान बनाया है उसको मैच करते हुए आपको उस रिसोर्स को भी डेवलप करना है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप जो है फॉलो किए जाते हैं। फिर से देखिए, पहले आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको निकालने के लिए, रिसोर्स को कंज्यूम करने के लिए प्लानिंग करना, और प्लानिंग करने के बाद में उस रिसोर्स का डेवलपमेंट उस तरीके से करना कि वो नेशनल इंटरेस्ट में हो, ठीक है। यानी कि उस तरह से डेवलप किया जाए कि उसके डेवलपमेंट से कंट्री का भी क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो ये कहलाता है आपका रिसोर्स प्लानिंग, और ये उसके स्टेप्स हैं जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपका यहाँ पर है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको इस तरीके से मैनेज करना, उनको कंजर्व करना कि वो आपकी जो उस टाइम के रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी पूरा करें और फ्यूचर के लिए भी बने रहें। बेसिकली अगर शॉर्ट में बोलूँ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना किसी भी रिसोर्सेज का, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए आपको उसको कंजर्व करना ज़रूरी होता है। Resources are vital for the development activity, but irrational consumption and over-utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problem. अगर आप गलत तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे तो न केवल सामाजिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, बल्कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेगी। तो सोशली कैसे होगा कि मान लीजिए कि रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा रिसोर्स लिमिट किस हाथ में हो गए, अमीर लोगों के हाथ में हो गए, रिच लोगों के हाथ में हो गए। तो ऐसे में समाज के अंदर रिच और पुअर 2 ग्रुप्स बन जाएंगे। और अगर मान लीजिए इसको गलत तरीके से यूटिलाइज किया गया तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। तो इन सारी प्रॉब्लम्स बचने के लिए रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी अप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। प्रकृति जो है वो हर इंसान की ज़रूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक भी इंसान के लालच को पूरा नहीं कर सकती। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, हम सब की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं जिससे हम सब की नीड्स पूरी हो जाएगी, लेकिन किसी एक का भी लालच पूरा करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो उनका स्टेटमेंट था। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause of resource depletion at the global level. गांधी जी का मानना था कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो लगातार रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनका डिप्रेशन हो रहा है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंसान अपने लालच को पूरा करने के लिए उसका लगातार एक्सप्लॉइटेशन करता जा रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले फ्यूचर में यूज़ करने के लिए रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं आपके पास, ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। गांधी जी का मानना था कि मास प्रोडक्शन की जगह हमको प्रोडक्शन बाय मासेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे मास प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जब हम एक्सट्रीम अमाउंट में टेक्नोलॉजी काम में लेंगे तो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो एक तरह से हम अपने रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे अपने लालच को पूरा करने के लिए। तो इससे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो एक तरह से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो बजाय ये करने के हमको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि किस तरह से मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हुए हम जो है प्रोडक्शन कर सकें, और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम जो है प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। इसी बात को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो यहाँ पर रखा गया है द क्लब ऑफ रोम के अंदर। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड
resource conservation for the first time in more systematic way in 1968. Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Scumber in his book Small is Beautiful. एक किताब के अंदर फिर से यहाँ पर जो है वो गांधी जी की फिलोसफी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था. ठीक है. The seminal contribution with respect to the resource conservation at the global level was made by Brundtland Commission Report 1987. इसी के ऊपर एक कमीशन बनाई गई है. उस कमीशन की रिपोर्ट में भी जो रिसोर्सेज हैं उनके कंजर्वेशन के ऊपर फोकस यहाँ पर किया गया. द रिपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो भी इसी ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट के अंदर ही दिया गया था. ध्यान रखना है आपको. एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर. बाद में इसी आइडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को इस किताब के अंदर पब्लिश किया गया. उस किताब का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर. तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आवर कॉमन फ्यूचर जो बुक है वो कौन से आइडिया पर बेस्ड है. तो यहाँ पर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया पर. ठीक है. अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वॉज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील. 1992 ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरियो. वहाँ पर जो है वो अर्थ समिट किया गया और वहाँ पर भी सभी लोगों ने इसी बात पर फोकस किया कि किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट काम में लेते हुए हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है. Rio de Janeiro Summit 1992. In June 1992, more than 100 heads of the state met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed a declaration on global climate change and biological diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopt Agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century. इस समिट में तय किया गया कि कंट्री के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पूरे वर्ल्ड का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए जो है एक कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा. वो जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाया बाद में एजेंडा 21, जिसमें 21 ऐसे रूल्स रखे गए जिनकी हेल्प से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव किया जा सकता है. ठीक है. क्या होता है एजेंडा 21? देखिए एजेंडा 21. इट इज़ डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस Conference on Environment and Development, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global operations on common interest, mutual needs and shared responsibilities. One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो साइन किया गया है 1992 में, इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे गए हैं जिनकी हेल्प से ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है. वो चीज़ें कौन कौन सी है? उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो है एनवायरमेंटल डैमेज को रोकना, पॉवर्टी को कंट्रोल करना, डिजीज़ को रोकना. ठीक है. कॉमन कॉपरेशन से दुनिया के सारे देश जो है वो आपस में मिलकर जो डिफरेंट बीमारियाँ फैलती जा रही है लगातार, उन बीमारियों को रोकने में जो है वो मदद करें. इसके अलावा म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो यहाँ पर जो है मेनली 21 जो पॉइंट्स रखे गए हैं उन्हीं का एसेंस यहाँ पे जो 4-5 चीज़ें रखी है ये बताई गई है. जो मेन जो 21 पॉइंट्स थे उनमें से ही जो है वो मेन पॉइंट्स निकाले हैं 21 में से, वो ये हैं जो हमने बात की यहाँ पर. ठीक है. चाहे वो पॉवर्टी को रोकना हो, एनवायरमेंटल डैमेज को कम करना हो, आपस में ग्लोबल कॉपरेशन एस्टेब्लिश करना हो. ठीक है. और सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपस में मिलकर सुलझाना, रिसोर्सेज के ज़्यादा अमाउंट में एक्सप्लोइटेशन को रोकना. तो ये कुछ जो है वो मेन पॉइंट्स थे जिनकी हेल्प से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना यहाँ इस समिट का मेन टारगेट था. और इस समिट में डिसाइड किया गया कि पूरे वर्ल्ड के लिए एजेंडा 21 फॉर्म किया जाएगा. इसके अलावा लोकल लेवल के ऊपर भी जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं और नेशनल गवर्नमेंट्स के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने यहाँ पर लोकल लेवल पर एजेंडा 21 क्रिएट करेगी, ताकि लोकल लेवल पे भी रिसोर्सेस पे भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो यहाँ पर
एजेंडा 21 फॉर्म करेगी ताकि लोकल लेवल पर भी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसे अचीव किया जा सके और रिसोर्सेज का जो एक्सप्लोइटेशन होता है उसको वहाँ पर रोका जा सके। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में हम इतनी बात करेंगे, बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।